कि एक सिविल सूट है। सिविल सूट का मतलब हो गया रिकवरी ऑफ मनी के लिए सिविल सूट है। सपोज ए नाम के पर्सन ने बी नाम के पर्सन के अगेंस्ट में 4 लाख रुपीज के लिए रिकवरी सूट डाला। ए ने बी के खिलाफ 4 लाख रुपए का रिकवरी सूट फाइल किया। दिस इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ मनी। नाउ ये जो 4 लाख रुपए का रिकवरी ऑफ मनी सूट ए ने बी के अगेंस्ट में फाइल किया, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नाउ ये प्लेंटिफ और ये भाई साहब डिफेंडेंट। नाउ जब इसने जब सम्मन्स भिजवा दिया बी को और सम्मन सर्व हो गया बी के पास, सो बी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट ने बी से पूछा, जज ने बी से पूछा, भाई बताओ 4 लाख रुपए का क्या हिसाब किताब है, इसने तुम्हारे खिलाफ 4 लाख रुपीज प्लस 10% इंटरेस्ट क्लेम किया है। सो व्हाट्स योर सबमिशंस बिफोर द कोर्ट। इसने फट से कहा कि जनाब 4 लाख का तो कोई मामला ही नहीं है, ये मामला सिर्फ 3 लाख रुपीज का है। ये 4 लाख रुपया जो है एक्स्ट्रा जो है 1 लाख रुपीज ये ऐड कर रहा है, ऊपर से भी ये 10% जो ऐड कर रहा है, ये एडिशनल झूठ है जो कि इसने गलत लिखा हुआ है अपने पिटीशन के अंदर। 3 लाख रुपए तक का मामला ये है। देखिए, द मोमेंट बी ने ये कह दिया कि जनाब 3 लाख रुपए तक का मामला है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सारी चीजें एक ही लाइन में क्लियर हो जाएंगी लेकिन आगे मैं बताऊंगा। यहां पर जैसे ही बी ने बोल दिया कि जनाब ये 3 लाख रुपए तक का मामला है, व्हाट इट मीन्स कि बी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, बी ने इस बात के लिए हाँ कर दिया कि भाई 3 लाख रुपए मैंने लिए हैं और 3 लाख रुपए मेरे देने की देनदारी बनती है। ये एक सीधी सीधी बात है जो कि इसने एडमिट कर ली। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या बी के ये कह देने से, बी के ये देनदारी कबूल कर लेने से, एडमिट कर लेने से क्या ये कोर्ट मान लेगा कि हाँ भाई बी ने जो कहा वो सही है, या इसकी बात को तवज्जो दिया जाए? और अगर इसकी बात को मान लिया जाए तो इसकी बात को क्यों मान लिया जाए? ये भी तो एक पॉइंट है ना कि अगर इसकी बात को माना जाए तो हम किस हैसियत से, किस बात से इसको मान लें या नहीं माने, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका भी जवाब मिलता है कि कहा गया कि भाई बी कौन है, हु इज बी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बी, व्हाट इज द लोकस स्टेंडाई ऑफ बी बिफोर द कोर्ट। जज के सामने, एक कोर्ट के सामने बी जो है उसका लोकस स्टेंडाई क्या है? लोकस स्टेंडाई मतलब व्हाट इज द स्टेटस बिफोर द कोर्ट, किस हैसियत से वो खड़ा है कोर्ट में। तो ये देखिए जुडिशियल नोटिस की चीज है। देखिए किसी ने जुडिशियल नोटिस के लिए पूछा है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ जुडिशियल नोटिस टर्म भी। देखिए जुडिशियली नोटिस या जुडिशियल नोटिस कोई टर्म बड़ा नहीं है। जुडिशियल तो सबको पता है न्यायिक होता है, कोर्ट के लिए होता है। नोटिस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, यानी जो चीज, जो बात, जो फैक्ट कोर्ट के नॉलेज में है या जो बातें कोर्ट के नॉलेज में रहनी चाहिए उसको हम बोलते हैं जुडिशियली नोटिसिएबल या जुडिशियल नोटिस के पॉइंट से। यानी कि जो बात कोर्ट को पता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर कितने भी लॉ हैं, भले उसने कभी नहीं पढ़ा है जज ने, आई एम श्योर आप लोग जब भी जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो इनकम टैक्स एक्ट का एग्जाम नहीं होने वाला है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं होगा, पेंडेमिक एक्ट नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नहीं होगा, बहुत सारे एक्ट हैं ऐसे जिसका हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन स्टिल ये जज के लिए जुडिशियली नोटिसिएबल होता है कि जज को पता होगा कि हाँ भाई ये कौन सा एक्ट है। यानी उसको हिंदुस्तान के अंदर, कंट्री के अंदर, भारत के अंदर जितने भी लॉज हैं, इट इज प्रिज्यूम्ड कि उसके नोटिस में है। सो जुडिशियली नोटिसिएबल कहा जाता है कि सारे लॉज उसको पता है, इवन दो नहीं पता तो भी, प्रैक्टिकली बताऊं तो नाउ अब यहां पर लोकस स्टेंडाई की जब हम बात कर रहे थे कि बी की लोकस स्टेंडाई क्या है, तो कोर्ट के जुडिशियल नोटिस में ये बात आती है कि भाई बी कौन है, तो बी तो एक डिफेंडेंट है, बी तो एक रिस्पोंडेंट है। तो डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है, मतलब क्या हो गया? ए ने बी के खिलाफ ही तो मुकदमा फाइल किया है, यानी ये ऑन रिकॉर्ड बोथ ए एंड बी आर पार्टीज, ऑन रिकॉर्ड बोथ आर पार्टीज टू द सूट।
तो कहा, कोर्ट ने तुरंत सोच लिया और समझ लिया इस बात को, जज ने समझ लिया कि अगर किसी सूट का पार्टी, अगर किसी केस का पार्टी, तो पार्टी कौन है यहां पर? बी कौन है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है? केस का पार्टी। अगर कोई डिफेंडेंट, अगर कोई रिस्पोंडेंट यानी सूट का पार्टी किसी बात को एडमिट कर ले, तो हम उसको तवज्जो देंगे 17 से लेकर 20 के बीच में कहीं भी देंगे, लेकिन देंगे। यानी उसने क्या किया, बी ने क्या किया? बेसिकली बी ने किया एडमिशन। अब यही बात अगर उलट करके भी देखा जाए, जस्ट से उल्टा करके, कन्वर्सली, यानी इस सिचुएशन में हम ये कह दें कि अगर कोर्ट ने कहा कि भाई देखो बी तो मान रहा है, एडमिट कर रहा है कि 3 लाख रुपए का मामला है। नाउ ए, अब ए को बोलेगा कोर्ट कि भाई तुम सच सच बताओ कि ये 3 लाख का मामला है कि 4 लाख का मामला। अगर तुम नहीं बताओगे सही बात, तो आई एम गोइंग टू डिसमिस योर सूट। ए की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ए डर गया और ए ने क्या कहा? सच सच बता दिया कोर्ट से, आपसे सच सच बोल दिया कि जी जनाब 3 लाख रुपए तक का मामला है, लेकिन 10% इंटरेस्ट तो जनाब चाहिए ही चाहिए। तो जैसे इसने भी कह दिया कि 3 लाख रुपए तक का ही मामला है, अगेन he is a party, A is a party to the suit, and again he is admitting the fact that this suit is basically rightly for 3 lakh rupees, but हमने ये 4 लाख रुपीज एडिशनल 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो अगर ये चाहे ये एडमिट कर ले, चाहे ये एडमिट कर ले, बस इतनी सी बात है, इसको यहां तक समझिए। तो क्या हुआ, अगर हम लोग कहते हैं ये एडमिट कर ले, ये एडमिट कर ले, मतलब इन दोनों ने जो किया वो वर्ब है, क्रिया कहते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम नाउन प्रोनाउन। तो ये वर्ब है, इन्होंने क्या किया? एडमिट कर लिया। तो एडमिट से क्या निकल के आया? एडमिशन। यानी ए और बी ने क्या किया? एडमिशन। तो भाई एडमिशन कैसे किया होगा? दो चीजें हो सकती हैं। मतलब बी अगर गूंगा आदमी होगा तो मान के चलिए कि उसने रिटन में दिया होगा, या गूंगा नहीं भी होगा तो उसने रिटन स्टेटमेंट में लिख करके दिया होगा, यह भी तो एक बात हो सकती है। या ए ने एडमिट किया होगा तो चलिए ओरल किया होगा, या बी नहीं किया होगा तो मान लेते हैं ओरल किया होगा। या तो बी के पास कोई व्हाट्सएप चैट होगा तो व्हाट्सएप चैट दिखा दिया, बी के पास कोई डायरेक्ट मैसेज जो आता है मैसेंजर के अंदर, डीएम वगैरह में, जिसको आप लोग बोलते हो उतना मुझे नहीं पता टेक्निकली, लेकिन जो मैसेज कहीं भेजा होगा, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक मैसेज, वॉट एवर इट में बी, जो डिजिटल फॉर्म में होगा, वो अगर भेजा होगा तो बी के पास होगा। उसमें ए ने लिखा था कि मेरा 3 लाख रुपया तुम कब दे रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू पे बैक माई 3 लाख रुपीज, तो खुद ए ने लिखा था, और बी वही लेकर के व्हाट्सएप चैट लेके आ जाता है, ट्विटर वाला लेके आ जाता है, फेसबुक वाला लेके आता है। तो वो दिखाता है कोर्ट को, जनाब को, जज को, कि देखिए जनाब ये तो रहे इसके चैट और ये 3 लाख रुपए तक का ही मामला है, और इसने तो 4 लाख रुपीज गलत लिखा है, झूठ लिखा है, कोर्ट से झूठ बोला है, कोर्ट को गुमराह किया है। अगर मान लीजिए कोर्ट सच में गुमराह हो जाए, जज को अगर बेवकूफ़ बना दिया जाए और सच में जज बेवकूफ़ बन जाए, और जज करता है क्या कि 4 लाख रुपए के हिसाब से अगर वो अमाउंट पे करने के लिए ऑर्डर कर देता, डिक्री, और प्लस 10% इंटरेस्ट, तो उसके साथ तो इनजस्टिस हो जाता डिफेंडेंट के साथ। तो इसीलिए जानबूझ करके ये गुमराह किया है। तो क्या निकल के आया? यही बात यहां पर मेंशन की हुई है, समझिए। तो एडमिशन क्या होता है? एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है। अब इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, स्टेटमेंट वर्ड को कहीं डिफाइन ही नहीं किया है पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। किस बात को आप स्टेटमेंट लेंगे? मान लीजिए कि कोई आदमी गूंगा है, बहरा भी है, लेकिन वो इशारों की भाषा समझता है, सिर्फ इशारों की भाषा समझता है, और वो कोई बात इशारे से कह रहा है, तो क्या हम उसको स्टेटमेंट मानेंगे? क्या कोई सर हिला करके कोई बात कह रहा है, हाँ ना कह रहा है, तो क्या हम उसको मान लेंगे? मान लीजिए कहीं पर जो पर्सन बी है, डिफेंडेंट, वो गूंगा भी होता, बोल नहीं पाता, बहरा भी होता, सुन नहीं पाता, और फर्स्ट डेट में आया था, और कोर्ट उससे क्वेश्चन पूछता, या जज उससे क्वेश्चन पूछता, भाई कि हाँ बताओ तुमने 3 लाख 4 लाख रुपए लिए कि नहीं लिए? अब गूंगा बहरा आदमी, उसको भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, कौन सी बड़ी बात है, पैसा तो सबको चाहिए, तो क्या तुमने 4 लाख रुपए लिए हैं? अब वो गूंगा बहरा आदमी अपने इशारों में अगर बात करता, क्या उसके साथ कोई इंटरप्रेटर रहता, तो या तो खुद इशारों से बोलना शुरू कर देता, तब क्या होता? वेदर दैट इशारा
इशारा मतलब नोडिंग, बाय नोडिंग हिज हैंड्स और बाय जेस्चर, उसको बोलते हैं। तो अगर वो इशारों से बात करता तो क्या वो स्टेटमेंट है? वेदर दिस इज ए स्टेटमेंट, क्योंकि यहां तो इन्होंने लिखा ओरल होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। सो एडमिशन क्या होता है? जो मैंने बताया वही एडमिशन है, देखिए ध्यान से। एडमिशन इज नथिंग, तो एडमिशन को ये भूल जाइए, क्या होता है वो पकड़िए, स्टेटमेंट होता है जो ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। तो मैंने आपको बोला कि व्हाट्सएप का चैट हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री रिटन फॉर्म में हो सकता है, ओरल सबमिशन हो सकता है। अब नाउ विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान, यानी कोई स्टेटमेंट चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, लेकिन कोर्ट को यह मौका देता है कि कोर्ट उससे अनुमान लगा ले, जज को यह मौका देता है कि जज उससे अनुमान लगा ले। किस बात का अनुमान लगा लेगा? वे सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। सो किसी भी बात का अनुमान लगा लेगा, लेकिन उस बात का अनुमान लगाएगा जो फैक्ट इन इशू है। तो फैक्ट इन इशू है ना 4 लाख रुपया, 4 लाख लिया है कि 3 लाख लिया है, फैक्ट इन इशू। रिलेवेंट फैक्ट है, कनेक्टेड है, तो वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो या चाहे रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, उस पर अनुमान लगा ले, कोई भी इन्फरेंस कर ले। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस, और ये जो स्टेटमेंट है, चाहे ओरल हुआ, चाहे डॉक्यूमेंट्री हुआ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो कोई भी पर्सन देता है। यहां लिखा एनी ऑफ दी पर्संस अंडर दी सर्कमस्टांसेस। कौन सी परिस्थिति थी भाई? परिस्थिति थी कि ए और बी दोनों कोर्ट रूम में खड़े थे। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा फाइल किया था, केस फाइल किया था, सूट फाइल किया था। एंड सर्कमस्टांसेस क्या है? बी इज बिफोर द कोर्ट, बी को रिटन स्टेटमेंट देना है, बी को सम्मन सर्व हुआ है, बी इज ए पार्टी, दिस इज द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। तो परिस्थितियों का मतलब ये नहीं कि अभी धूप है तो कि बारिश है, तो ये नहीं। पार्टी क्या है केस के मामले में, क्या है? तो बी क्या था? डिफेंडेंट। तो परिस्थिति के हिसाब से, केस के परिस्थिति के हिसाब से, केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हु इज बी? बी इज ए डिफेंडेंट। स्टेज क्या है? उसको सम्मन सर्व हुआ है, सम्मन सर्व होने के बाद वो पहली डेट पर आ रहा है। हु इज ए? ए इज ए प्लेंटिफ, उसने फाइल मुकदमा किया है, उसने मुकदमा फाइल किया है। अब नाउ अंडर दी सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन, तो उसने आगे कहा कि उस सारी सिचुएशंस के अंदर, उन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो नीचे मेंशन है, हियर इन आफ्टर, आफ्टर मतलब तो बाद में, हियर इन यानी इसके बाद जो नीचे मेंशन है। तो अगर यहां से आप सिंपल अगर लैंग्वेज में समझने पर आ जाएं कि भाई व्हाट इज बेसिकली एडमिशन इज, तो बेसिकली एडमिशन क्या होता है, अगर यहीं से हम लोग समझने पे आ जाएं तो कुछ है, बहुत सिंपल सा टर्म है। एडमिशन क्या है? एडमिशन इज नथिंग बट इट इज ए स्टेटमेंट। लेकिन भाई ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में होगा, ये सबसे बड़ा समस्या है। तो दिस स्टेटमेंट में बी ओरल, दिस स्टेटमेंट में बी डॉक्यूमेंट्री, दिस स्टेटमेंट में बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वेरी इजी। सो ये स्टेटमेंट होगा, ये ओरल हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखना, ये आपको जब मैं ए बी बोलता हूं ना, तो खुद को वहां पकड़ लीजिए। जिंदगी में अगर आपने किसी को 10,000 रुपए दिए हैं, 50 रुपए भी उधार दिए हैं, या आपने लिए हैं, तो खुद को पुट कर लीजिए। कोई भी एग्जाम्पल लो का कोशिश करिए कि खुद के ऊपर ले लें। नाउ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो एडमिशन इज नथिंग बट इट इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा? जो ओरल फॉर्म में होगा, जो डॉक्यूमेंट्री में होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। और ये जो तीनों जो हैं अपने पास, ये तीनों, ये क्या देते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ इन्फरेंस। किसके लिए इन्फरेंस है? ये इन्फरेंस किसके लिए है? ये इन्फरेंस किसके लिए? कोर्ट के लिए। कोर्ट को कहा कि भैया तुम अनुमान लगाओ। इन्फरेंस कौन लगाएगा? तो बोलता है कोर्ट। तो कोर्ट मैं लिख देता हूं, इन्फरेंस कौन लगाएगा? कोर्ट। कोर्ट अनुमान लगाता है। किस बात का अनुमान लगाएगा? तो बोलता है मैटर जो रिलेटेड है, यानी कि रिलेवेंट है या फैक्ट इन इशू है। तो मैं सीधा लिख देता हूं रिलेवेंट फैक्ट
और फैक्ट इन इशू। रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। अब ये रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, तो ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? कहता है मेड बाय एनी पर्सन। ये स्टेटमेंट कौन बनाएगा? मेड बाय एनी पर्सन। कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन देखिए यहां पर लिखा है मेड बाय एनी पर्सन्स, लेकिन उसके बाद लास्ट लाइन जो अगर ध्यान दे रहे होंगे तो यहां पर लिखा है एनी पर्सन्स कॉमा एंड द सर्कम्स एंड अंडर द सर्कमस्टांसेज हियर इन आफ्टर मेंशन। यानी वो कौन कौन से लोग होंगे जो एडमिशन कर सकते हैं उसके बारे में भैया नीचे बताया। नीचे देखो कौन कौन से लोग एडमिशन कर सकते हैं उसको नीचे देखो, और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, किन सर्कमस्टांसेज में कर सकते हैं उसको नीचे देखो। तो यही बात यहां पर मेंशन कर देनी है। सो एडमिशन इज नथिंग बट इट इज ए स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन। ओरल होगा, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, विच क्या देता है? विच सजेस्ट इन्फरेंस। तो ज्यादा आपको एकदम टेक्निकली लिखना है तो आप लिख सकते हैं विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस। किसको देता है? तो ये हम लोगों ने अपने लिए लिख लिया, कोर्ट रिलेवेंट और फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होता है, विच इज मेड बाय द एनी पर्सन। लेकिन किससे रिलेटेड होगा? रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। कहां होगा? अंडर दी सर्कमस्टांसेस, अंडर दी सर्कमस्टांसेस। तो कौन से सर्कमस्टांसेस? यहीं पर साथ में लिखेंगे आफ्टर, हियर इन आफ्टर मेंशन। तो हियर इन आफ्टर मेंशन का मतलब 18, 90, 20। हियर इन आफ्टर मेंशन। तो कितना इजी है, बहुत इजी लग रहा है और इजी है भी। अब इसमें क्या क्या है उसको जरा समझेंगे बड़े आराम से, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसको कि डिफाइन ही नहीं किया गया है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, ठीक है। तो जिनको भी उतारना है डायग्राम उतार लीजिए। ये पहली बात हो गई अपने लिए। क्या क्या होता है सेक्शन 17 वाला एडमिशन? एडमिशन का मतलब क्या होता है वो यहां पर बता दिया है। नाउ अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए यहां पर एक और टर्म समझना चाहिए, कन्फेशन, लेकिन मैं कन्फेशन अभी नहीं बताऊंगा, कन्फेशन आगे आएगा, कन्फेशन वहां बताएंगे डिटेल से। फिलहाल समझते हैं एडमिशन। देखिए एक चीज और जान लीजिए, स्टेटमेंट यहां पर कहा है स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन। तो स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेटमेंट? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन अपने पास आता है, दैट इज एडमिशन कितनी तरह का हो सकता है? तो देखिए कुछ परेशानी की बात नहीं, मैं सिंपल आपको शेयर कर देता हूं। आपके पास नोट्स है, आप वहां से पढ़ लेना, लेकिन यहां पर जो जरूरी है वो जानिए। देखिए स्टेटमेंट्स जो आ रहा है, आपको स्टेटमेंट मिलेगा 17 से लेकर के 21 के बीच में। स्टेटमेंट्स मिलेगा आपको सेक्शन, यहां लिख देता हूं सेक्शंस, उसके अलावा सेक्शन 32 में, इसके अलावा सेक्शन 39 में, इसके अलावा सेक्शन 145 में। ये वो सेक्शंस हैं जहां इस टर्म को खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है। यानी द टर्म स्टेटमेंट हैज बीन यूज्ड बाय द स्टीफन साहब इन दिस सेक्शन 17 to 21 लगातार कॉन्टिन्यूअस। आप देख लीजिए, अगर आपको देखने की इच्छा है तो आप देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नीचे जाएंगे तो नीचे भी दिखेगा। तो खैर 17 से लेकर 21, देन 32, देन 39, देन सेक्शन 145। सबसे इंटरेस्टिंग और एक खराब बात भी यह है कि इवन दो कि इस शब्द का इस्तेमाल खूब किया गया है स्टीफन साहब के द्वारा, या हमारा आज का इंडियन एविडेंस एक्ट इस वर्ड को इस्तेमाल करता तो है, यूज तो करता है, लेकिन इस टर्म को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। सो द टर्म स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड, नहीं किया है, नॉट डिफाइंड, सीधा कर दो नॉट डिफाइंड। तो जब कोई टर्म डिफाइंड नहीं है तो पहले क्या कर लें, उसका डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं कि डिक्शनरी मीनिंग कुछ है भी कि नहीं है। सो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है?
व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेटमेंट? स्टेटमेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है दैट इज समथिंग दैट इज स्टेटेड। क्या बोला? समथिंग दैट इज स्टेटेड, कोई भी ऐसी चीज जिसको कहा गया है, स्टेटेड। और स्टेटेड कैसे होगा? इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटेन, इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटेन। एक और इंटरेस्टिंग चीज जानिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ये केस लॉ से बता रहा हूं, और यहां पर बहुत साफ साफ कहा था, सुप्रीम कोर्ट का केस है, मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का केस है भोगीलाल वर्सेस स्टेट, नाम है भोगीलाल वर्सेस स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, सामने से कहा कि द वर्ड स्टेटमेंट used in section 17 to 21, section 32, 39, 145 not defined, but its dictionary meaning is something that is stated, oral or written, should be given to it। यानी कि स्टेटमेंट का मतलब हमें यह मान लेना चाहिए जो ओरल या डॉक्यूमेंट्री। नाउ एक और चीज साथ में एडिशनल कही कि इट इज नॉट नेसेसरी। व्हाट इज नॉट नेसेसरी? इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, दैट द मेकर, यानी जो स्टेटमेंट दे रहा है, द मेकर ऑफ इट शुड कम्युनिकेट, इट शुड कम्युनिकेट इट टू अनदर पर्सन। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एडमिशन के लिए जरूरी नहीं है कि उसने किसी को कम्युनिकेट ही किया हो, और एडमिशन में कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। यानी एडमिशन जो दे रहा है, यानी जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एडमिशन दे रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि जो स्टेटमेंट दे रहा है वो एडमिशन है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, यहां पर सेक्शन में ही लिखा है, जो बात मैंने यहां पर क्लियर कर दी। बस फर्क क्या है कि हम उस स्टेटमेंट की बात करते हैं जो स्टेटमेंट अनुमान निकालता है, अनुमान देता है, इन्फरेंस करता है। किसके लिए? जो रिलेवेंट फैक्ट है उसके लिए, जो फैक्ट इन इशू है उसके लिए। और किन सर्कमस्टांसेस में? तो सर्कमस्टांसेस का जिक्र भी यहां पर कर दिया है। नाउ नीचे, यानी कि सेक्शन 18, 19, 20, 21, इन सारे सेक्शंस के अंदर डिटेल से बता दिया कि कहां पर किस मामले में होता है। नाउ अब एक और चीज जान लीजिए, एडमिशन कितने तरह का हो सकता है? इट मींस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडमिशंस। एडमिशन कितने तरह का हो सकता है? तो देखिए, एक बड़ा सिंपल सा फंडा हम लोग जानते हैं, एडमिशन चाहे ओरल हो सकता है चाहे वो रिटन हो सकता है। ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अच्छी बात है, जानिए। अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी तो जानेंगे। सो यहां पर लिख सकते हैं आप काइंड्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन कितने तरह का होगा? तो दो होते हैं, या तो ओरल एडमिशन होता है या तो रिटन एडमिशन होता है। नाउ अब यहीं पर एक बात आती है जो नोट कर लेना, ए पार्टी मे ऑल्सो, ए पार्टी मे ऑल्सो मेक एडमिशंस बाय साइंस और साइलेंस। याद कीजिए, मैंने पहले ही कहा था, वही क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, उसका आंसर सोचना। अगर कोई आदमी अकेले में बड़बड़ा रहा है, मान लीजिए कि सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया, मर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, चलिए। लेकिन एक आदमी अपने बंद कमरे में बड़बड़ा रहा है, उसकी ऐसी मेंटल कंडीशन है कि वो बड़बड़ा रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, अकेले बोल रहा है, कोई नहीं है वहां पर, और वो अपने कमरे में बड़बड़ा रहा है, यार मैंने अच्छा किया, मार दिया, कमीना मर गया, अच्छा हुआ, मैंने ये किया वो किया, ही दिस दैट। तो मैंने मार दिया वो तो समझ में आता है, वो कन्फेशन है।
लेकिन जो बाकी की बातें कहता है, बाकी की जो स्टेटमेंट कहता है, जो कहानी बता रहा है, खुद ही बड़बड़ा के बोल रहा है, खुद ही वो खुद से अपने से बोल रहा है, और यही बात कोई पड़ोसी सुन लेता है, यही बात उसका कोई दोस्त सुन लेता है। तो क्या ये स्टेटमेंट है? वेदर दिस इज एन स्टेटमेंट? और अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर क्या ये एडमिशन है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। तो इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। स्टेटमेंट कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर खुद से भी बड़बड़ा रहा है तो वो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के लिए ऐसा कहीं नहीं कहा है सेक्शन 17 में कि किसी के सामने बोलना चाहिए। जो हम लोग को समझना है यहीं से समझ लेना है। यहां पर बोल रहा है, यहां पर ये नहीं कह रहा है कि कोर्ट के सामने बोलो, जज के सामने बोलो, किसी पर्सन के सामने बोलो। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहीं लिखा है क्या? 2 बार 4 बार पढ़ लो आप। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। लेट मी रीड। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। टाइप्स बता दिया, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, which suggest any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons, which is made by any of the persons, which is made by any of the persons। कोई भी पर्सन कर दे, कोई भी पर्सन स्टेटमेंट दे, लिख के दे दे, बोल के दे दे, जेस्चर से दे दे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे, जैसे देना है दे भाई। अंडर दी सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। तो इस पूरे लाइन को आप सेक्शन 17 को 50 बार भी पढ़ जाओगे तो इसमें यह तो नहीं बता रहा है कि किसके सामने देने के लिए कहा है। बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लॉ, तो यहां पर तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए कि हम किस स्टेटमेंट की बात। स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, स्टेटमेंट बिफोर द जज, स्टेटमेंट बिफोर द मुखिया, स्टेटमेंट बिफोर एनी पर्सन, स्टेटमेंट बिफोर एनी फ्रेंड, स्टेटमेंट बिफोर वाइफ, स्टेटमेंट बिफोर नौकर, सर्वेंट, किसके सामने स्टेटमेंट। ये तो लिख रहा है कि अंडर द सर्कमस्टांसेज हियर इन आफ्टर, नीचे सर्कमस्टांसेज की बात कर रहा है। और सर्कमस्टांसेज में देखिए तो एडमिशन बाय पार्टी, एजेंट, ये सब लिख रहा है। किसके सामने? हु? दिस इज द क्वेश्चन। किसके सामने को हम लेंगे और किसके सामने को नहीं लेंगे, यहां तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट? अगर मुखिया जी के सामने बोल दिया तो वो स्टेटमेंट है, अगर वाइफ के सामने बोल दिया तो वो स्टेटमेंट है, ऑफिस में कलीग के सामने बोल दिया तो वो स्टेटमेंट है। ये भी तो एक क्वेश्चन है ना सर, इसी को तो सोचना है, समझना है। ना जब आदमी अकेले से बड़बड़ाता है, अकेले से बात करता है, तो उसको इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं सोलिलिक्की। SOLILOQUY, सोलिलोक्की। नाउ अब जरा सा एक बात यहां से नोट कर लेना चाहिए आपको तुरंत, जो काम की बात है। वर्ड्स एड्रेस्ड, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। आपको मैंने पहले बोल दिया, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दर्शा के चल रहा हूं। किसके सामने बोला, फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड है भाई, रिलेवेंट फैक्ट है। फादर के सामने बोला, मदर के सामने बोला, पुलिस के सामने बोला, डॉक्टर के सामने बोला, पड़ोसी के सामने बोला, पड़ोसी के गर्लफ्रेंड के सामने, किसके सामने बोला। सो वर्ड्स एड्रेस्ड टू अदर्स, words addressed to others and writing, words addressed to others and writing are no doubt the most usual forms। यही सबसे ज्यादा फेमस तरीके हैं, यूजुअल फॉर्म्स हैं। ये तो ठीक है। वर्ड्स एड्रेस्ड टू अदर्स, वर्ड्स एड्रेस्ड टू अदर्स या राइटिंग फॉर्म में, लेकिन बट वर्ड्स अटर्ड इन सोलिलिकी,
सोली लोकी, सीम इक्वली रिसीवेबल। यानी अकेले भी अगर कुछ बोला है, अकेले भी बुदबुदा रहा है, अकेले भी बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, अगर आपको लिखना है इसका मीनिंग तो लिख लेना द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, खुद से बात करना। इंग्लिश में हिंदी में जैसे लिखना लिख लो, इसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। सो वर्ड्स अटर्ड टू अदर्स एंड राइटिंग are no doubt the most usual forms, but words uttered in soliloquy seems equally receivable. Now, अब यहां तक भी क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में कि आदमी कोई भी हो सकता है। परिस्थितियां 18, 90, 20, 21 में बताई गई हैं, सर्कमस्टांसेज 18, 90, 20, 21 में बताया गया है। उन सर्कमस्टांसेज में कोई भी पर्सन अगर कोई भी शब्द दूसरे को बोलता है, अटर्ड, कोई भी पर्सन लिख करके देता है, तो वो सबसे यूजुअल फॉर्म है, सबसे यूजुअल फॉर्म। या कोई भी पर्सन अकेले में भी बैठ के वो सोलिलोक्वी यानी खुद से बात करता रहता है, तो वो भी एडमिशन के फॉर्म में आता है। नाउ यहां पर एक और चीज साथ जानना चाहिए, ए डीफ एंड डम्ब person may be called on to plead। क्या बोला? गूंगा बहरा आदमी को भी हम बुला सकते हैं कोर्ट में भाई। अगर उसने घटना होते देखा है तो हम उसको बुला सकते हैं, या उसने खुद घटना किया है तो भी हम उसको लेके आएंगे कोर्ट में, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे अंधा हो, चाहे आंख वाला हो, चाहे पैर वाला हो, चाहे नहीं हो। So a deaf and dumb person may be called to plead through the medium of an interpreter who can explain his sign to the court। So a deaf and dumb person may be called, उसको भी बुलाया जा सकता है कि आओ भाई तुम कुछ बोल के जाओ, स्टेटमेंट दे के जाओ। So statement may be express, statement may be express, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे टर्म में। आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे? एडमिशंस, तो वो भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए हम लोग लिख लेते हैं एडमिशंस मे बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है कोई चीज लिख के बताना, दैट इज in the form of in the forms of words uttered or words written or implied which is arrived indirectly, which is arrived indirectly, यानी by conduct, तो उसको बोलते हैं implied। that is by inference, हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, inference from conduct। तो आपको मैं बताता हूं उसका एग्जाम्पल। आप सबसे बड़ी चीज समझ रहे हो और सर्कमस्टांस है। मान लीजिए कोई आदमी है या लड़का है, उसने किसी घटना को होते हुए देखा है, किया नहीं है, बस उसने किसी इंसिडेंट को होते हुए देखा है। इट मे बी मर्डर, इट मे बी रेप, इट मे बी थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है, चोरी डकैती रॉबरी मर्डर रेप, कुछ भी हो सकता है इट में।
लेकिन उसने पहली बार जिंदगी में, होता है ना कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोई भी चीज देखते हैं तो उसके लिए हर चीज नई होती है, तो जो पहली बार देखा वही नहीं है। तो उसने पहली बार देखा, लेकिन देखा तो बड़ा खराब चीज देखा। देखा कैसे कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को कैसे किस तरीके से मार रहा है। अब उसको जोर का सदमा लग गया, बोल नहीं सकता है डर के मारे, सिर्फ इशारों में बोल सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सीन है, मैं कोई फिल्मी स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, रियल लाइफ में होता है। जरूरी थोड़े है कि हर आदमी बकरे को कटता हुआ देख ले, चिकन को कटता हुआ देख ले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं, खाएंगे जरूर लेकिन देखेंगे नहीं कि कैसे काट रहे हैं। इवन दो कि सबको पता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या हो सकता है मेरे साथ, क्या नहीं हो सकता, सबको पता है, मरना सबको एक दिन है। स्टिल 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 ऐसा बिहेवियर होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कंडक्ट। तो जब कभी होता क्या है कि कोई घटना देख करके कोई गवाह आपकी कोर्ट में आ गया और डर के मारे थर 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 कांप रहा है, कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, वो सामने अक्यूज को देखता है, नजर झुकाता है, फिर डर से कांपने लगता है, फिर देखता है, फिर नजर उठाता है, फिर देखता है, फिर कांपने लगता है। डर के मारे धीरे 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 फिंगर, उंगली उठा करके उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं, थोड़ा सा उठा करके इशारा करता है। दीज ऑल आर एडमिशंस। ये सब इशारे भी जो हैं वो भी एडमिशन है। इसी को हम लोग इम्प्लाइड बोलते हैं, इसी को बाय वे ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो कंडक्ट के जरिए उन परिस्थितियों में जो कुछ भी स्टेटमेंट, चाहे ओरल हो, चाहे रिटन हो, चाहे वो साइन में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हो, फॉर्म में हो, एवरीथिंग इज व्हाट, इज एडमिशन। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एडमिशन हो जाएंगी। चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट एडमिशन मीन्स, एडमिशन कितने तरह का होता है, एकदम बेसिक से बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपको लगातार 17 दिखा, मैं बता देता हूं, 17, 18, देन 19, देन 20, ये जितने भी आपको सेक्शन है इन सबके एक ही जगह इकट्ठे करके आपको डेफिनेशन दे दिया गया है। तो आपको जो मैंने बोला उसको सुन के लिख लेना, ये छोड़ मत देना। पूछ देता है इंटरव्यू में, गूंगा आदमी कोई एडमिशन कर सकता है, बहरा आदमी एडमिशन कर सकता है क्या, जेस्चर से एडमिशन हो सकता है, जेस्चर से एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसी ने सामने से पूछ लिया, मैं आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल आंखों देखा हाल बता रहा हूं, फिर आपको एडमिशन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। हुआ क्या कि बिल्कुल आपको मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं, एक महिला जो कि मैरिड है, लेकिन उसका पति बहुत ही वास्तव में क्रूअल था और नौकरी करता था, हस्बैंड जॉब करता था, लेकिन उसकी बड़ी बुरी आदत थी, बहुत ही शक वाली। क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही सुंदर थी, तो 24/7 बोलते हैं ना, शक करना, उसको पहरे में रखना, यानी रूम में बंद करके जाता था। और इसमें उसको सपोर्ट उसकी मदर करती थी, उसके फादर इन लॉ करते थे। तो घर में ही एक कमरा था जिसमें कि बोलते हैं ना कि अटैच्ड बाथरूम प्लस बेडरूम, उस कमरे के अंदर उसको बंद करके हस्बैंड अक्सर जाता था ऑफिस। और जब कभी मान लिया आता भी था तो उसके साथ मार पिटाई करता था, कभी फ्रेंड्स को लेकर के आता था, जो आप फिल्मों में देखते हैं बिल्कुल फिल्मों की तरह वो कॉपी पेस्ट मारता था। या यूं कहिए कि रियल चीजों से इंस्पायर होकर मूवी बनती है तो रियल घटना है। ड्रिंक करना, ड्रिंक से नहलाना, शराब से नहलाना, स्मोक करता, सिगरेट से जलाना, ये बिल्कुल आंखों देखा हाल जो है ऐसा करता था। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जब वो कर रहा था तब हम लोग देख रहे थे, क्योंकि जब वो मिली लड़की तब उसके पूरे बॉडी पे अजीब अजीब निशान थे, अजीब वो गरीब निशान, जो कि सिर्फ टॉर्चर का इशारा कर रहे थे कि टॉर्चर किया गया बहुत बुरी तरीके से। सो अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा भर गया उस आदमी का, और जब पाप का घड़ा भर गया तो गलती से चूक से जो भी कहो उसका गेट खुला रह गया। जिस कमरे में रहती थी उसका गेट खुला रह गया, मेन गेट का नहीं। जैसे अपार्टमेंट में फ्लैट होता है तो अंदर भी कमरे हैं,
तो बाहर मेन जो डोर है वो तो बंद करके गया है, लेकिन अंदर जिस कमरे में रहती थी वो खुला रह गया या खोल के गया होगा, वॉट एवर इट में बी। सो उस लड़की ने बहुत हिम्मत जुटा करके अपनी पूरी कहानी जो है, जो भी उसको शॉर्ट में लिखना था, वो पूरी बात उसने एक पेज के ऊपर लिखी। और उसके बालकनी में एक गमला था, वो गमले की जो मिट्टी, गीली मिट्टी थी, उसी में लिख करके, यानी थोड़ा सा बॉल वॉल टाइप का कुछ बना करके, और जो बगल में उसके बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसी के घर में फेंक दिया। तो फेंका तो किसी आदमी को लगा, कोई लेबर मिस्त्री को लगा, तो उसने उसको उठा के पढ़ने की कोशिश करी, पढ़ा, और जैसे जैसे पढ़ रहा था वो लड़की उसकी तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी, हाथ से इशारा कर रही थी। उसमें जो बातें लिखी थी उसमें था भाई कि खोलो गेट में, हमको मारता है पीटता है, ये सारी बातें लिखी थी। लेकिन एक राजमिस्त्री, एक लेबर कैसे किसी के घर का ताला तोड़ सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया गया। पुलिस आती, उसके पहले कुछ लोग, दो दबंग टाइप के लोग होते हैं, लाठी डंडा लेके पहुंच गए, दरवाजे पे खड़े हो गए। इसी बीच पुलिस आई, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, फिर उस लड़की को बाहर निकाला गया। वो कंडीशन ऐसी नहीं थी, वो ठीक से बोल पा रही थी। उसके भाई को फोन लगाया गया, उसके पेरेंट्स को फोन लगाया गया, बुलाया गया। नाउ इन द मेन टाइम उसकी मदर इन लॉ आई, उसका हस्बैंड आया, सब आए। उसके भाई ने सबके सामने पूछ दिया, उसके भाई ने, लड़की के भाई ने सबके सामने पूछ दिया। उसकी मदर इन लॉ थी, उसका हस्बैंड भी आया कॉल पर, सबके सामने 10-50 लोगों के, 10-20 जो भी लोग वहां मौजूद थे उसके बीच में पूछ दिया, क्या ये हस्बैंड तेरे को पाटता है, पीटता है? क्योंकि वो बोलने की कंडीशन में उस तरह से थी नहीं। उसने सिर्फ गर्दन हिलाया, हाँ में गर्दन हिलाया, कंफर्मेशन के लिए। अब जो कुछ भी होगा, लेकिन एक कंफर्मेशन करने के लिए, ताकि उसका स्टेटमेंट एक तरीके से रिकॉर्ड हो। तो उसने गर्दन जो है हाँ में हिलाया। इतने के बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल ले, तो गर्दन जो हिलाया। और सवाल क्या पूछा गया, क्या तुम्हारे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये जो सास ससुर और हस्बैंड है तुम्हें तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ये सब मिलकर टॉर्चर करते हैं? ये क्वेश्चन था, दिस वाज ए क्वेश्चन। और उसने गर्दन हाँ में हिला दिया। व्हाट इज दैट? दिस इज स्टेटमेंट। जो उसने किया, गर्दन जो हिला दिया, वो स्टेटमेंट था। और स्टेटमेंट मैंने बोला एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, बाई जेस्चर हो सकता है। तो दिमाग में डाल लेना, स्टेटमेंट स्टेटमेंट। अब देखिए, स्टेटमेंट में हां अगर आ गया, अब एक चीज बड़ा अच्छे से समझ लेना, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर रहा हूं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर कर रहा हूं।